नमस्कार, स्वागत है आपका इटीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला। आज दूसरे दिन भी बाजार में लगातार गिरावट थी। निफ्टी में 214 अंकों की गिरावट, सेंसेक्स में 600 अंकों के आसपास की गिरावट देखी गई। हालांकि बैंक निफ्टी में आज हमने देखा कुछ उतार चढ़ाव बना हुआ था, लेकिन क्लोजिंग आज पॉजिटिव में ही देखने को मिली। निचले स्तर से अच्छा सुधार हुआ और निफ्टी करीब करीब 80 अंक ऊपर चढ़कर बंद हुआ बैंक निफ्टी। और किस तरह का यहाँ पर कारोबार देखने को मिला दिन भर आज के मार्केट में, ये भी समझ लेते हैं। और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। मानसी, बताइए हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र किस तरह का कारोबार था आज? ओके, तो दिन भर कारोबार तो हमने कमजोरी के साथ ही ट्रेड होता हुआ देखा, लेकिन शुरुआत बैंक निफ्टी के साथ करना चाहेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी ने आखिरी कुछ मिनटों में बाजार को यूं संभाला कि क्लोजिंग भी अच्छी 155 अंकों की तेजी के साथ बैंक निफ्टी में देखने को मिली। इसके अलावा निफ्टी और सेंसेक्स में कमजोरी के साथ ही कामकाज दिन भर हमने देखा। ऑफकोर्स आज सुबह ही ग्लोबल मार्केट से जो सेंटिमेंट्स आ रहे थे वो भी बयां कर रहे थे। एफआईआईज की सेलिंग थी, वो भी हमारे लिए एक फैक्टर थी। साथ ही कई सारे फैक्टर्स और रिजल्ट स्पेसिफिक सीजन है तो वॉलेटाइल मार्केट्स, मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है तो पहला दिन वॉलेटाइल ही शुरू होता हुआ हमने देखा। इस बीच निफ्टी ऑटो इंडेक्स में अच्छी स्ट्रेंथ आज दिन में हमने देखी, जहां पर मारुति सुजुकी, टीवीएस मोटर्स ने अच्छा परफॉर्म कर दिखाया। तो आज सेल ऑफ था, लेकिन ऑटो स्पेस में कुछ तमाम काउंटर्स थे जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। इस बीच एफएमसीजी स्पेस की अगर बात करें, शुरुआत में एफएमसीजी में आज हमने कमजोरी देखी, लेकिन 2 से 3 बजे के बीच एक खबर आती हुई दिखी कि इंडोनेशिया एक्सपोर्ट बैन से क्रूड पाम ऑयल और आरबीडी ऑयल जो है वो बाहर है। इन दोनों पर एक्सपोर्ट बैन नहीं लगता हुआ दिखेगा। और इस खबर के ठीक बाद हमने एफएमसीजी स्पेस में अच्छी बढ़त के साथ एचयूएल, गोदरेज एग्रोवेट, मेरिको, रुचि सोया, अदानी, विल्मर जैसे काउंटर्स पर ट्रेड देखा। इस बीच आखिरी कुछ मिनटों में मेगमनी फाइन केम के नंबर्स आते हुए दिखे। इस स्टॉक पर भी नजर करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर नतीजे जो थे दमदार आते हुए दिखे। मुनाफे के फ्रंट पर अच्छे आंकड़े थे, वहीं बिक्री भी अच्छी आती हुई दिखी, जिसका सीधा इंपैक्ट था जो कि मेगमनी फाइन केम पर देखने को मिला। करीब 13-14% तक की बढ़त के साथ इस स्टॉक में पोस्ट रिजल्ट हमने रिजल्ट स्पेसिफिक एक इंपैक्ट देखा। गेनर्स की अगर बात करें, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज ऑटो, एचडीएफसी बैंक, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स थे जो अच्छी तेजी दिखा रहे थे। और आज निफ्टी में गिरने वाले स्टॉक्स की अगर बात करें, इस सूची में कोल इंडिया, बीपीसीएल, टाटा स्टील, एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स शामिल रहे जो कि लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव देख रहे थे। मिड कैप गेनर्स की अगर बात करें, अदानी पावर, वरुण बेवरेजेस, गोदरेज एग्रोवेट, एबी कैपिटल जैसे स्टॉक्स इस लिस्ट में शामिल रहे। वहीं मिड कैप लूजर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक, कमिंस, ओबरॉय रियल्टी और सेल में लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव देखने को मिला। अंत में अगर सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को समझने की कोशिश करें, तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में लाल निशान के साथ भारी बिकवाली का दबाव दिखा, जिसमें सबसे आगे आईटी, उसके ठीक पीछे एफएमसीजी, फार्मा, ऑटो, मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज, हर तरफ बिकवाली ही बिकवाली हावी होती रही। तो क्लियरली अगर बैंक निफ्टी की तेजी को छोड़ दें, आज बाजार दिन भर कमजोरी के साथ ट्रेड करता दिखा। निफ्टी, सेंसेक्स में बिकवाली के साथ ही क्लोजिंग रही, हालांकि बैंक निफ्टी ने अपने आप को संभाल लिया। ऑलराइट, तो बैंक निफ्टी ने तो अपने आप को संभाला, लेकिन लगातार दूसरे दिन भी हमने देखा कि जो कमजोरी थी वो हावी होते हुए दिखाई दी बाजार में। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नतीजों पर भी फोकस कर लेते हैं। और एचडीएफसी लाइफ के नतीजे आने वाले हैं कल, क्या अनुमान है नतीजों से, ये भी समझ लेते हैं। सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। सौमित, बताइए। अगर आप हेडलाइन नंबर्स देखेंगे एचडीएफसी लाइफ की तो थोड़े बहुत म्यूटेड आने की एक्सपेक्टेशंस है। जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है उसमें करीब 8% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ईयर ऑन ईयर। अगर एपी की ग्रोथ देखेंगे तो उसमें 7% एक्सपेक्टेड। वीएनबी 5% से ग्रो कर सकता है। और जो मार्जिन्स है उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है, करीब 26.9% आ सकता है। पहले लास्ट ईयर का मार्जिन ये करीब 27.2% था। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो उसमें 13% वाई ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अब क्या फैक्टर्स है जिनकी वजह से ये ग्रोथ आ सकती है? पहले तो जो एपी ग्रोथ है वो मॉडरेट इसलिए होगी क्योंकि बेस हाई थी और यूलिप का जो सेल्स था उसमें थोड़ा बहुत स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है। नॉन पार सेगमेंट में भी स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है एनालिस्ट को। अब यूलिप में स्लो डाउन इसलिए है क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 में। वीएनबी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा सा लो आ सकता है ये नॉर्मल एपी ग्रोथ से, क्योंकि पहले तो एपी ग्रोथ ही स्लोअर है और उसके साथ मार्जिन्स में भी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इसी कारण जो एपी ग्रोथ है वो लोअर देन वीएनबी ग्रोथ है वो लोअर हो सकता है। मार्जिन्स में
अगर ईयर ऑन ईयर हम देखते तो भले ही हमें कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, बट क्यू ऑन क्यू अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूलिप का कंट्रीब्यूशन फोर्थ क्वार्टर में कम होगा और एफिशिएंसी गेन्स के कारण। उसके अलावा अगर हम देखते तो कॉस्ट रेशियोज स्टेबल रहने के कारण जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसमें 13% YOY ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और याद रखिएगा फोर्थ क्वार्टर एक की क्वार्टर होता है सारी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, और सबसे बेस्ट क्वार्टर होता है फाइनेंशियल ईयर में फॉर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। उसके अलावा और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होगी अर्निंग्स में, पहले तो परसिस्टेंसी रेशियो कहाँ पे आती है इन कंपनीज की, 13 मंथ और 61st मंथ इंपॉर्टेंट होता है, ये दोनों ट्रैक करना होगा। उसी अलावा मैनेजमेंट कमेंट्री क्या है ग्रोथ पे, कॉस्ट रेशियोज पे, प्राइसिंग चेंज कैसा है, कॉम्पिटिटिव सिनेरियो कैसा है इंडस्ट्री में, और कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी में चेंज अगर कंपनी ला रही है तो इन चीज़ों पे मैनेजमेंट कमेंट्री ध्यान रखनी होगी। ओके, तो ऊंचे बेस का कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान रह सकता है, कंपनी के नतीजे में कुछ असर दिखेगा, यूलिप सेगमेंट में दबाव रहने की आशंका है। और इसी के साथ ही साथ ओवरऑल इंश्योरेंस स्पेस को लेकर किस तरह की कमेंट्री आ रही है आगे की ग्रोथ को लेकर, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक खबर पर फोकस कर लेते हैं। और आज दिन भर फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच की जो डील है वो आज दिन भर खबरों में थी। पहले तो हम आपको खबर बता देते हैं। रिलायंस के साथ डील टूट जाने से फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में आज हमने देखा तेज बिकवाली देखने को मिली है। अब यहाँ से फ्यूचर ग्रुप की राह आगे के लिए क्या होगी ये भी समझना काफ़ी ज़रूरी होगा। तो रिलायंस को इस पूरे मामले में क्या मिला ये बताने के लिए अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही निवेशकों की मुश्किलें यहाँ से कितनी बढ़ गई है ये डिम्पी कालरा से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अंकुर के पास। और अंकुर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब फ्यूचर ग्रुप की क्या मुश्किलें हैं और क्रेडिटर्स अब आगे क्या करने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल, जो लेंडर्स हैं उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं और करीब 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज है जो उनको बकाया, जो भुगतान नहीं हुआ है। अब इसके लिए इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी बैंक ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन दी हुई है NCLT में, लेकिन वो फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ इंडिविजुअली फ्यूचर रिटेल के लिए है। लेकिन अब आइडिया ये है कि फ्यूचर ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं उनका एक साथ रिजोल्यूशन करने के लिए ग्रुप इंसॉल्वेंसी की अर्जी दी जा सकती है NCLT में, और ये इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई के दौरान हो सकता है, कोई सेपरेट पिटीशन को मूव करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से वीडियोकॉन जो केस था वहां पर भी ग्रुप इंसॉल्वेंसी हुई थी, वैसे ही अब शायद ग्रुप इंसॉल्वेंसी फ्यूचर ग्रुप के लिए हो सकती है। हम अगर यहाँ पे बात करें कि ये आखिर ये नौबत क्यों आई, तो करीब 69% जो लेंडर्स थे उन्होंने वोट किया था डील के खिलाफ, और इस वजह से ये डील फाइनली RIL ने बोला कि डील टूट गई है। अंकुर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि रिलायंस ने डील को रद्द कर दिया है, लेकिन इससे ग्रुप को क्या हासिल हुआ? रिलायंस को स्टोर्स ज़रूर मिल गए हैं। रिलायंस ने लीज पर सारे स्टोर्स ले लिए थे पिछले साल अप्रैल में, मतलब फ्यूचर ग्रुप के बजाय रिलायंस के पास ये स्टोर्स चले गए थे। और अब चूंकि फ्यूचर ग्रुप ने करीब 3,000 करोड़ रुपए बकाया को नहीं चुका पाया, जो 947 स्टोर्स हैं वो फरवरी में रिलायंस ने अपने कब्जे में ले लिए। लेकिन ये स्टोर सिर्फ उनके पास है, उनके अंदर का जो सामान है वो सारा, उस पर जो मालिकाना हक किसका होगा वो अभी देखने वाली बात होगी। इनफैक्ट लेंडर्स ने 15 मार्च को एक पब्लिक नोटिस भी दिया था जिसमें बोला था कि वहां पे जितने भी एसेट्स हैं उस पर लेंडर्स का पहले हक है। तो ये सारी जो बाद में जानकारी होगी कि किसको मिलेगा, वो शायद सिर्फ कोर्ट में ही फैसला हो सकता है। डिम्पी, अब आपसे समझना चाहेंगे कि अब फ्यूचर ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होना था, लेकिन अब ऐसा कुछ हो नहीं पाया और एक बड़ा झटका लगा है यहाँ पर निवेशकों को। तो अब फ्यूचर ग्रुप का फ्यूचर यहाँ से कैसा दिखाई दे रहा है? क्या ये कहना सही है कि कुछ उम्मीद अब बची है ग्रुप के लिए? देखिए, आपने जो मेरे पीछे तस्वीर देख पा रहे हैं ना, अपने आप में यही एक पूरी लाइन है और एक पिक्चर है जो बयान कर देगी कि रिटेल निवेशक कहाँ पे खड़े हैं। उनका फ्यूचर ज़रूर अंधकार में है। वजह आपको बता दें, जैसे दो बड़े प्लेयर्स आप खुद भी बता रहे थे, मेरे सहयोगी अंकुर, वो कह रहे हैं कि एक तरफ फ्यूचर ग्रुप है, दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो खड़ा है वो रिटेल निवेशक खड़ा है। असल में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के डील टूटने पर एक पूरा मामला अब IBC के अंदर जा सकता है, यानी कि अब आगे चल के इंसॉल्वेंसी होगी इसकी, जो पुरानी प्रक्रिया
प्रक्रिया होती है। और बार बार अंकुर हमको ये याद दिला देंगे, आप वीडियोकॉन वाले केसेस में जाके देखिए तो वीडियोकॉन वाले केसेस में आपको साफ पता लग गया होगा कि रिटेलर्स के हाथ में कुछ नहीं आया था। अब मैं आपको दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के बराबर की कंपनी या फिर कोई बड़ी अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी नहीं आती है तो फिर ये जो 27,000-28,000 करोड़ का कर्ज है जो कि मोटा मोटी रिलायंस इंडस्ट्रीज दे रहा था, वो अब क्या दूसरी कंपनी दे पाएगी? इस तरह के एटमॉस्फेयर के बाद क्या दूसरी कंपनी भी उतना ही पैसा देगी? ये सेकंड क्वेश्चन है। अगर आप इसमें 30% का कट भी लगा देंगे तो ये पैसा 20,000 करोड़ से नीचे खिसक जाएगा। और इस दिक्कत के अंदर ये क्या होगा कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, क्योंकि प्रोसेस है, आईबीसी की प्रक्रिया है और आईबीसी की प्रक्रिया ये कहती है कि पहले आपको लीगल्स देना पड़ेगा, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर क्रेडिटर, फिर बाद में निवेशक आएगा, रिटेल निवेशक आएगा। अगर मान लीजिए 27 से 20 भी मामला हो गया तो रिटेल निवेशकों के पास कुछ नहीं आने वाला। ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, कंपनी के पास जो 25 से 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, इसमें काफी बड़े बड़े प्लेयर है, खुद प्रमोटर का स्टेक भी इसके अंदर इंक्लूड है जो कि प्लेज पड़ा हुआ है आगे चल के। अब आते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ जो डील हुई है उसमें अभी तक का नुकसान कितना हुआ है। अगर वैसे आप मोटा मोटी देख रहे हैं तो एक साल में निवेशक ऑलरेडी 50% का घाटा उठा ही चुके हैं, क्योंकि हमने जो आपके सामने डाटा रख रहे हैं ये वो सारी कंपनीज है जो फ्यूचर ग्रुप की हैं। करीब 6 कंपनीज ऐसी हैं, इसमें एक कंपनी ऐसी है जिसमें फ्यूचर के ग्रुप के प्रमोटर ने कोई स्टेक नहीं खास बेचा, लेकिन सब में गिरावट 50% से ज़्यादा है। और मैं सिर्फ इसी साल की आपके बात बता रहा हूँ, यानी कि एक साल में निवेशक ऑलरेडी अपने पैसे का 50% गंवा चुके हैं। और ये डील क्रैक होने से, आईबीसी में जाने से ये प्रोबेबिलिटी हाई हो गई है कि निवेशकों को अगर मिला भी तो बहुत कम मिलेगा, नहीं तो हो सकता है ना भी मिले। इसलिए हमने जो आपको पहली तस्वीर दिखाई थी अंधकार में फ्यूचर, मोटा मोटी यही कहानी सामने निकल के आती है। बिल्कुल, तो एक बड़ा झटका यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी बड़ी डील होनी थी रिलायंस के साथ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर ये पूरा का पूरा जो कंपनी है वो आईबीसी में अब जाएगी और वहाँ से रेजोल्यूशन प्रोसेस आगे पूरा होता हुआ दिखाई देगा। अब हालांकि निवेशकों के लिए अच्छी खबर नहीं है और हमने देखा कि आज फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों में गिरावट भी देखी गई। करीब 15 से 20% की गिरावट के साथ आज ये तमाम शेयर कारोबार कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट में क्या चल रहा है इसका भी पूरा अपडेट ले लेते हैं और विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। विश्वमोहन बताइए। कमोडिटी मार्केट में आज चौतरफा बिकवाली, खास करके नॉन एग्री मार्केट में चौतरफा बिकवाली और सबसे ज़्यादा गिरावट कच्चे तेल में दिख रही है। 5% से ज़्यादा दाम टूट चुके हैं। $101 तक ब्रेंट क्रूड का भाव फिसल चुका है, $97 तक WTI क्रूड आ चुका है और MCX पर भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली। जिस तरह से ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है और चीन के कई शहरों में एक्सटेंडेड लॉकडाउन है, उस वजह से लग रहा है कि मांग आने वाले समय में कम रह सकती है। और इस तरह के एक एस्टिमेट भी आ रहे हैं कि चीन में अप्रैल के महीने में 20% तक डिमांड कम रह सकती है, उसका यहाँ पर असर हावी हो गया है। दूसरा, अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी मुनाफा वसूली दिख रही है। MCX गोल्ड अब 52,000 के भी नीचे आ गया है, $1920 के नीचे कॉमेक्स पर गोल्ड आ गया है। चांदी में तो गिरावट और भी ज़्यादा है। जिस तरह से बॉन्ड यील्ड, ट्रेजरी यील्ड और डॉलर में मजबूती लगातार देखने को मिल रही है। फेड के अधिकारियों की तरफ से लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं कि मई की बैठक में ½ % की ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी और रेस्ट ऑफ द ईयर जो बचे हुए जो जितने भी बैठक हैं फेड के, उसमें भी ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी होगी। उसका यहाँ पर नुकसान गोल्ड और सिल्वर को हो रहा है, क्योंकि ये रेट सेंसिटिव कमोडिटी है। क्योंकि अगर रेट अगर कहीं और ज़्यादा मिलता है तो डेफिनेटली लोग फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाते हैं और गोल्ड और सिल्वर हम जानते हैं कि नॉन इंटरेस्ट पेइंग इंस्ट्रूमेंट है, तो उस वजह से इसका यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो ये वजह है। इसके अलावा मेटल में भी आज काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी नॉन एग्री पूरा ही मार्केट आज कमज़ोर है। जी तो नॉन एग्री मार्केट कमज़ोर है। क्रूड में भी गिरावट देखी जा सकती है और सोने चांदी में भी दबाव के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वमोहन ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको सुनवा देते हैं कि मार्केट के दिग्गजों का क्या व्यू बन रहा है बाजार पर। आज सुबह हमने मोतीलाल ओसवाल AMC के मनीष सोंथालिया जी से बात की और उनका कहना है कि कमोडिटी कीमतों में तेजी से बाजार पर कितना असर पड़ा है। आइए आपको एक बार सुनवा देते हैं। ये महंगाई बहुत बड़ी समस्या है और जिस हिसाब से इन्फ्लेशन का नंबर्स आ रहे हैं, यूएस में भी लास्ट में इन्फ्लेशन प्रिंट था वो 8.5% CPI, इंडिया में भी 6.95, WPI की बात करें तो 15%, 14.5% के करीब। तो जो वॉर का जो एलिमेंट था वो अभी बैक बर्नर पर है, वॉर चल ही रहा है, वो एक एडेड समस्या तो है ही कमोडिटी प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जो रेट हाइक की जो पॉसिबिलिटी है, जो फ्रंट लोडिंग ऑफ रेट हाइक्स होंगे, उससे वैल्यूएशन रीसेट डेफिनेटली मार्केट्स में होगा।
तो मुझे ये लगता है कि बेसिकली FY23 इज मोर अबाउट प्रोटेक्टिंग द डाउन साइड रादर देन एमिंग फॉर एनी मेजर अपसाइड, क्योंकि ये इन्फ्लेशन रहेगा, कमोडिटी प्राइसेस एलिवेटेड रहेंगे, ग्रोथ स्लो डाउन होगा और वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग बेसिकली विल ट्रायम्फ ओवर ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। श्योर, क्योंकि उसमें रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा होता है, कैश फ्लो बैक्ड होता है। आपने अपना अच्छा, एक और इससे पहले कि मैं आपके सेक्टर्स और पोजीशनिंग और पे बात कर सकूं, आपसे ये समझना चाहूँगा कि बाजार रेट हाइक्स को किस तरह से इस समय डाइजेस्ट कर रहा है, बी इट यूएस के रेट हाइक्स हों, हमारे यहाँ भी कॉशियस टू एकदम डविश वाली कमेंट्री से हल्का सा कॉशियस और टिल्ट होना शुरू हुआ है, शायद उतनी स्टीपली नहीं, बट हमारे यहाँ भी रेट्स आगे इवेंचुअली तो बढ़ना शुरू होंगे ही। वो उसका इम्पैक्ट आपको डिमांड पे कैसा नजर आता है होता हुआ? देखिए, जो रेट हाइक है, अगर हम नंबर्स की बात करें तो भारत में रिपो रेट आपका 4% है, इन्फ्लेशन की जो ट्रेजेक्ट्री है 6.95 है, 10 ईयर G-Sec यील्ड जो है 7% के ऊपर है, तो मतलब हम बहुत ज्यादा बिहाइंड द कर्व हैं। और जो एक्सपेक्टेशन थी पहले कि 75 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक होगा FY23 में, अब वो लगता है 150 से 125% का रेट हाइक होगा, क्योंकि अगर आप रिपो इंटरेस्ट रेट माइनस या इन्फ्लेशन माइनस रिपो कर लें या रिपो माइनस इन्फ्लेशन रेट कर लें तो गैप बहुत ज्यादा बड़ा है। यूएस में तो गैप बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मतलब अगर 3% भी आप 10 ईयर G-Sec यील्ड को मान और 8.5% का इन्फ्लेशन है, जो कि आगे जाके थोड़ा मॉडरेट होगा, फिर भी 3.5 से 4% का जो 10 ईयर G-Sec यील्ड है यूएस में, वहां तक रेट हाइक हो सकती है। और ये सब रेट हाइक बेसिकली फ्रंट लोडिंग होगा। फ्रंट लोडिंग का मतलब कि बेसिकली 75 बेसिस पॉइंट जून में, 75 बेसिस पॉइंट जुलाई में, और उसके बाद 25 बेसिस पॉइंट फॉर द नेक्स्ट 6 रेट हाइक। इस तरह का फ्रंट लोडिंग ऑफ जो रेट हाइक्स होंगे उससे डेफिनेटली वैल्यूएशन रीसेट होंगे। तो बेसिकली बाजार में कहा कि ग्रोथ और पी मल्टीपल्स को सिनोनिमसली देखना पड़ेगा। PEG रेशियो अगर 1 से बहुत ज्यादा ऊपर है या 1.5 से बहुत ज्यादा ऊपर है तो वहां पर वैल्यूएशन नहीं टिक पाएगा। और जहां पर भी वैल्यूएशन कंफर्ट है, पी मल्टीपल्स 10, 12, 15 इस तरह की अगर लेवल्स पे है, वो सब सेक्टर्स और कंपनीज बेसिकली आउट परफॉर्म करें। एक चीज आपसे और थोड़ा सा बैंकिंग स्पेस पर और व्यू जानना चाहेंगे। आपके पास तो एक्सपोजर का ICICI बैंक, HDFC बैंक दोनों का है, लेकिन अब एक जो कंपैरिजन ड्रॉ हो रहा है पोस्ट ICICI नंबर्स, लोन ग्रोथ तो बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह का जहां ICICI बैंक का फोकस शायद रिटेल अग्रेशन ज्यादा है, वहां होलसेल अग्रेशन शायद HDFC बैंक का, ये क्या कंपैरिजन किन बेसिस पर आप ड्रॉ कर सकते हैं और आपको इन दोनों स्टॉक में से कौन सा बेहतर लगता है? मुझे तो ये लगता है कि ICICI बैंक इज द नेक्स्ट HDFC बैंक। मर्जर के बाद बहुत सी डायनामिक्स चेंज हो जाएंगी। वो सेकंड लार्जेस्ट बैंक कंट्री के हो जाएंगे, HDFC बैंक स्टेट बैंक के। तो ग्रोथ रेट्स मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा उनके लिए, जो आज की डेट में अगर 15% भी हम माने, वो ग्रोथ रेट आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत बड़ा बुक है। और ICICI बैंक के कंपैरिजन में अगर देखें तो वो फोकस कर रहे हैं स्प्रेड्स और प्रॉफिटेबिलिटी एंड ROEs vis-a-vis रिटेल वर्सेस होलसेल, क्योंकि होलसेल में AAA रेटेड बुक में बहुत ज्यादा स्प्रेड्स बचे नहीं, तो वहां आपकी मार्जिन उतनी ज्यादा नहीं बन पाएगी जितनी आपकी रिटेल बुक में या SME बिजनेस बैंकिंग बुक में बनती है। और वैल्यूएशंस दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर है, 2.8 टाइम्स 2.9 टाइम्स प्राइस टू बुक। तो मुझे तो ये लगता है कि मर्जर की जो अनसर्टेनिटी है, जो टाइम लैग है 18 महीने का, और क्योंकि स्वैप रेशियो ऑलमोस्ट फिक्स्ड हो गया है, तो वो फंडामेंटल्स HDFC और HDFC बैंक का जो फंडामेंटल्स है नेक्स्ट 18 मंथ्स, वो स्वैप रेशियो के कारण कोई मायने रखता नहीं।